हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एक्सचेंज। अपन बात कर रहे थे कंट्रोल सिस्टम एंड लास्ट लेक्चर के अंदर अपन बात की थी नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया की। आज अपन बात करने वाले हैं गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन की, जो कि एक रिलेटिव स्टेबिलिटी मेजरमेंट का एक पैरामीटर होता है। इसकी मदद से अपन कोई भी दो कंट्रोल सिस्टम की रिलेटिव स्टेबिलिटी की एनालिसिस कर सकते हैं। ये आपको रिलेटिव स्टेबिलिटी भी बताता है और किसी कंट्रोल सिस्टम की स्टेबिलिटी यानी एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी का भी मेजरमेंट है एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी का भी मेजरमेंट है। गेन मार्जिन और फेज मार्जिन की मदद से अपन रिलेटिव स्टेबिलिटी का भी एनालिसिस कर सकते हैं एंड किसी कंट्रोल सिस्टम की एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी का भी एनालिसिस कर सकते हैं। अगर कोई आपके पास दो सिस्टम है, एक का गेन मार्जिन दूसरे से ज़्यादा है, तो वो पहले वाला सिस्टम दूसरे से क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। और अगर पहले सिस्टम का गेन मार्जिन दूसरे से ज़्यादा है तो ये फिक्स है, उसका फेज मार्जिन भी उससे ज़्यादा ही होगा। ये नहीं कि एक सिस्टम है जिसका गेन मार्जिन दूसरे से ज़्यादा है, और ये नहीं हो सकता कि उस सिस्टम का गेन मार्जिन दूसरे से कम हो सकता है। अगर ज़्यादा है तो ये दोनों पैरामीटर उससे ज़्यादा होंगे, और कम है तो दोनों पैरामीटर कम होंगे। और ये अगर दोनों पैरामीटर किसी कंट्रोल सिस्टम से किसी दूसरे कंट्रोल सिस्टम से ज़्यादा है तो ये सिस्टम उसके कंपेयर में क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। और अगर दोनों पैरामीटर कम है तो वो क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। और आपको एक पैरामीटर ज़्यादा और एक पैरामीटर कम हो गया तो आपकी कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी। ये कभी हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। यानी अपन गेन मार्जिन और फेज मार्जिन की मदद से रिलेटिव स्टेबिलिटी की एनालिसिस कर सकते हैं। अगर अपन के गेन मार्जिन और फेज मार्जिन किसी कंट्रोल सिस्टम का दूसरे कंट्रोल सिस्टम के कंपेयर में ज़्यादा है तो वो सिस्टम क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। अगर कम है तो क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। और ये कभी नहीं हो सकता कि किसी कंट्रोल सिस्टम का गेन मार्जिन तो दूसरे दूसरे कंट्रोल सिस्टम के कंपेयर में ज़्यादा है और फेज मार्जिन उसके कंपेयर में कम है। ये कभी इम्पॉसिबल है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो आई होप आपको रिलेटिव स्टेबिलिटी कैसे मेजर करते हैं वो तो आइडिया आ गया होगा। अब अपन किसी कंट्रोल सिस्टम की एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी यानी अपन गेन मार्जिन और फेज मार्जिन की हेल्प से कैसे किसी कंट्रोल सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में स्टेटमेंट दे सकते हैं, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो देखो, गेन मार्जिन और फेज मार्जिन हमेशा स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होगा। यानी आपका गेन मार्जिन जितना ज़्यादा होगा तो सिस्टम उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। फेज मार्जिन किसी सिस्टम का जितना ज़्यादा होगा वो सिस्टम उतना का उतना स्टेबल होगा। मान लो किसी एक कंट्रोल सिस्टम 1 का गेन मार्जिन दूसरे के कंपेयर में ज़्यादा है तो इसका मतलब ये सिस्टम 1 सेकेंड के कंपेयर में क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका कंट्रोल सिस्टम 1 का फेज पैरामीटर भी सेकेंड के कंपेयर में ज़्यादा ही होगा। ये फिर है ना, कम नहीं हो सकता। अगर कम आपके आ रहा है किसी कैलकुलेशन में तो आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक की होगी। अगर ये वाली इक्वेशन हैंडल हो रही है तो फिक्स है, फेज मार्जिन भी फर्स्ट का सेकेंड से ज़्यादा ही होगा। गेन मार्जिन और फेज मार्जिन की मदद से अपन रिलेटिव स्टेबिलिटी का एनालिसिस भी कर सकते हैं, और जितना आपका गेन मार्जिन ज़्यादा होगा उतना भी आपका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और अगर गेन मार्जिन ज़्यादा होगा तो फेज मार्जिन भी ज़्यादा ही होगा। ये तो आपकी बात होगी रिलेटिव स्टेबिलिटी को कैसे मेजर करते हैं उसकी बात होगी। लेकिन किसी एक कंट्रोल सिस्टम की एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी के बारे में भी बात करता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है वो सिस्टम आपका मिनिमम फेज सिस्टम होना चाहिए। आपके ओनली फॉर मिनिमम फेज सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में अपन ये स्टेटमेंट दे सकते हैं। अगर आपने गेन मार्जिन कैलकुलेट किया, अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी बात अपन आगे करेंगे। अगर आपने गेन मार्जिन कैलकुलेट किया इन द डीबी और फेज मार्जिन कैलकुलेट किया इन द डिग्री, अगर आपकी दोनों पैरामीटर आपको पॉजिटिव मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, गेन मार्जिन भी पॉजिटिव मिल रहे हैं, तो अगर आपको गेन मार्जिन पॉजिटिव मिल रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट फेज मार्जिन भी पॉजिटिव ही मिलेगा। ये नहीं कि आपका गेन मार्जिन पॉजिटिव मिलेगा, फेज मार्जिन नेगेटिव मिल सकता है, नहीं। अगर आपका सिस्टम मिनिमम फेज सिस्टम है तो दोनों पैरामीटर या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। अगर आपके आ रहा है तो ओनली फॉर कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण आ रहे हैं। अगर आपके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डीबी में होना चाहिए, यहाँ पर डिग्री में होना चाहिए। अगर आपका गेन मार्जिन भी पॉजिटिव, फेज मार्जिन भी पॉजिटिव, तो उस कंडीशन में आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अगर आपका
गेन मार्जिन नेगेटिव, फेज मार्जिन भी नेगेटिव है तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। और अगर ये दोनों पैरामीटर आपके जीरो हैं तो सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा। ये आपका किसी एक कंट्रोल सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में बात करेगा और वो सिस्टम होना चाहिए मिनिमम फेज सिस्टम होना चाहिए। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं, मान लो कोई एक मिनिमम फेज सिस्टम है, मैंने ये 3 केस लिए हैं। एक केस ये वाला लिया, ये वाला मैंने लिया पोलर प्लॉट फर्स्ट, एक मैंने लिया ये वाला सेकंड वाला पोलर प्लॉट, और एक मैंने ये लिया तीसरे वाला पोलर प्लॉट। और ये पॉइंट मैंने एज्यूम किया -1, 0। और आपको मैंने बताया था पोलर प्लॉट की हेल्प से अपन स्टेबिलिटी की बात कर सकते हैं। अगर मेरा पॉइंट -1, 0 पोलर प्लॉट के लेफ्ट हैंड साइड में आता तो सिस्टम क्या होता है, स्टेबल होता है। अगर मेरा पॉइंट -1, 0 पोलर प्लॉट के राइट हैंड साइड में आता तो सिस्टम क्या होता है, अनस्टेबल आता है। अगर मेरा -1, 0 पोलर प्लेट के ऊपर आ जाता है तो वो सिस्टम क्या हो जाता है, मार्जिनली स्टेबल होता है। तो देखो ये मेरा फर्स्ट वाला पोलर प्लॉट है, तो देखो इसका ये वाला लेफ्ट होगा और ये वाला क्या होगा, राइट होगा। और -1, 0 इस पोलर प्लॉट के लेफ्ट में आ रहा है तो ये मेरा स्टेबल सिस्टम का पोलर प्लॉट होगा। किसका होगा, एक स्टेबल सिस्टम का पोलर प्लॉट होगा। अब देखो ये सेकंड वाला पोलर प्लॉट पे आप फोकस करो, इस सेकंड वाले पोलर प्लॉट के तो ऊपर आ गया -1, 0, मतलब ये मेरा सिस्टम क्या हो जाएगा, मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा। इसको देखो, ये इसका क्या होगा, लेफ्ट होगा, ये इसका राइट होगा। -1, 0 इसके राइट में आ रहा है तो ये वाला सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। ये मैंने 3 स्टेबल, मार्जिनली स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम के पोलर प्लॉट को बनाया है। तो देखो सबसे पहले आपको फोकस होना चाहिए कि आपकी फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी क्या होती है। क्या फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये अपने पोलर प्लॉट के अंदर बात की थी, जहां पर आपका पोलर प्लॉट -180 डिग्री अक्स, ये आपका क्या होगी, इसको +180 बोलो या -180 बोथ आर सेम थिंग, यानी 180 डिग्री अक्स को, यानी नेगेटिव रियल अक्स को जहां पर आपका पोलर प्लॉट कट करेगा उस फ्रीक्वेंसी को, यहाँ पर अपन क्या करते हैं पोलर प्लॉट में, ओमेगा की वैल्यू को 0 से इंक्रीज करते हुए ओमेगा =∞ तक इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर एक किसी फ्रीक्वेंसी पे जहां पर नेगेटिव रियल अक्स को कट करेगा उसको अपन बोलते हैं फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। ये अपन का ओमेगा PC इसकी होगी, ये वाला ओमेगा PC इस सेकंड वाले सिस्टम की हो गई, और ये वाला मेरी ओमेगा PC इस थर्ड सिस्टम की हो गई। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब क्या होता है, अब अपन बात करते हैं गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी की। आपको ओमेगा GC की भी समझ आनी चाहिए। ओमेगा GC कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप ओरिजिन को सेंटर मानते हुए एक यूनिट रेडियस का सर्किल खींच दो। कितने का, एक यूनिट रेडियस का सर्किल खींचना पड़ेगा आपको ओरिजिन को सेंटर मानते हुए। और ये वाला ये सर्किल जिस पॉइंट पर पोलर प्लॉट को कट करेगा वहां पर पोलर प्लॉट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 हो जाएगा। और उसी फ्रीक्वेंसी को ओमेगा GC कहते हैं, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा GC। और इसका तो देखो ओमेगा PC और ओमेगा GC दोनों क्या है, एक ही है, एक ही फ्रीक्वेंसी है। और अगर इसकी बात करता हूं, इसके जो मेरा अनस्टेबल सिस्टम है तो इसका कहीं यहां पर आएगा ओमेगा GC। तो देखो मेरे स्टेबल सिस्टम में ओमेगा GC पहले आ रहा है, ओमेगा PC बाद में आ रहा है, मतलब ओमेगा PC की वैल्यू ओमेगा GC से क्या होगी, ज्यादा होगी। इन स्टेबल सिस्टम के लिए फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी से क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 0 है, यहाँ इन्फिनिटी है। तो अपन फ्रीक्वेंसी को कंटिन्यूस इंक्रीज कर रहे हैं तो ये कम फ्रीक्वेंसी होगी, ये ज्यादा होगी। और अगर आपका सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है तो आपकी फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी एंड गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इक्वल होगी। और अगर आपका सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम है तो आपका देखो गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी से क्या होगी, बड़ी होगी। तो देखो अगर मेरा ओमेगा PC ओमेगा GC से बड़ा होगा तो मेरा सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। दोनों इक्वल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा। और अगर ओमेगा GC की वैल्यू ओमेगा PC से कम आ गई तो मेरा सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अपन इनके हिसाब से सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में कमेंट कर सकते हैं। देखो अब अपन इसके कैलकुलेशन की बात करते हैं। अगर अपन ने ये वाला कैलकुलेट कर दिया तो देखो गेन मार्जिन क्या होगा, किसी सिस्टम का भी गेन मार्जिन क्या होता है कि अगर आपका फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का अगर एम्पलीट्यूड A है
ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का एट फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी मैग्नीट्यूड ए है, तो 1/a को अपन बोलते हैं गेन मार्जिन। यानी ये मान लो, ये मैं अगर इस स्टेबल सिस्टम की बात करता हूं तो इसके एट द फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी इसका एम्पलीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड कितना ए है, तो 1/a को अपन क्या बोलते हैं, गेन मार्जिन बोलते हैं। और गेन मार्जिन को अगर मेरे को डीबी में कैलकुलेट करना हो तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, 20 log बेस 10 1/a करूंगा तो 1/a को ऊपर लेके जाऊंगा तो बाहर क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन, क्या आ जाएगा, -20 log बेस 10 a आ जाएगा। ये मेरी गेन मार्जिन की वैल्यू किससे मिल गई, मेरे को डीबी के अंदर मिल गई। थर्ड मैं बात करता हूं फेज मार्जिन की। किसकी बात करता हूं, फेज मार्जिन की बात मैं करता हूं। तो देखो फेज मार्जिन क्या होता है, आपको सबसे पहले ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का फेज कैलकुलेट करना पड़ेगा एट द गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी। और इस सिस्टम की गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी मेरे को, यही तो मिलेगी, बिल्कुल ये मिलेगी। तो यहाँ पर अगर मैंने मान लो मैंने एज्यूम कर दिया, यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया फेज और इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, -120 मिल गई। कितनी मिल गई, -120 मिल गई। तो देखो, तो यहाँ पर मेरा देखो फेज मार्जिन कितना हो गया, फेज मार्जिन आप 180 के अंदर इसको ऐड करोगे -120 डिग्री को, तो आपको फेज मार्जिन कितना मिल जाएगा, 60 डिग्री। यानी जो ये पीछे बचा हुआ हिस्सा है ना, ये आपका हमेशा फेज मार्जिन को डिनोट करेगा। ये अगर 120 है तो ये कितना पीछे कितना बचेगा, ये आपका पीछे 60 डिग्री बचेगा। और ये वाला वैल्यू, यानी ये वाली वैल्यू आपके हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगी, फेज मार्जिन को रिप्रेजेंट करेगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। फेज मार्जिन कैलकुलेट करते हैं 180 डिग्री प्लस फेज ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एट द ओमेगा GC। देखो अगर मैं इसकी बात करता हूँ मार्जिनली स्टेबल सिस्टम की, तो इसके एट द मतलब फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी इसका गेन कितना है, तो इसका ना गेन मार्जिन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और अगर मैं डीबी में कैलकुलेट करूंगा तो अगर मैं 20 बेस log 10 लूंगा तो 1 का कितना हो जाएगा, log 0 हो जाएगा। इसके मतलब गेन मार्जिन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अब देखो इसकी एट द गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी इसका फेज कितना है, इसका फेज है कितना, -180 डिग्री है या नहीं है। अगर मार्जिनली स्टेबल सिस्टम का एट द गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी फेज कितना है, -180 डिग्री, तो इसका फेज मार्जिन भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मार्जिनली स्टेबल सिस्टम का गेन मार्जिन डीबी के अंदर 0 होता है, फेज मार्जिन डिग्री के अंदर क्या होता है, 0 होता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब मैं अगर अनस्टेबल सिस्टम की बात करता हूँ तो देखो, तो इस पर एट द ओमेगा PC इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका कितना हो रहा है, 1 से कम, इसका क्या होगा, 1 से ज़्यादा। 1 से ज़्यादा मैंने एज्यूम कर लिया, मान लो 2 एज्यूम कर लिया इसका। तो देखो अगर मैं इसका गेन मार्जिन की बात करता हूँ अनस्टेबल सिस्टम की, तो कितना हो जाएगा, 1/2 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल। और अगर 1 से छोटे किसी भी नंबर का लोग लेते हैं तो क्या आता है, नेगेटिव के अंदर आता है। तो आपके पास में गेन मार्जिन की वैल्यू यहाँ क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। तो ये पर अपन अनस्टेबल सिस्टम के लिए अपन को पता चल गया अनस्टेबल सिस्टम का गेन मार्जिन क्या होता है, नेगेटिव होता है। और अगर मैं इसके फेज मार्जिन की बात करता हूं तो देखो ये इसकी ओमेगा क्या होगी, GC होगी। यहाँ पर अगर मैं इसका फेज अगर मैं एज्यूम कर दिया, मैंने फेज एज्यूम कर दिया -210 डिग्री, कितना, -210 डिग्री इसका एज्यूम कर दिया। और इसको 180 डिग्री के अंदर ऐड भी करूंगा फिर भी मेरे को फिर भी अपन को क्या मिलेगा, फेज मार्जिन यहाँ पर नेगेटिव ही मिलेगा। क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो अनस्टेबल सिस्टम के केस में गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दोनों के दोनों नेगेटिव मिलते हैं। स्टेबल के केस में दोनों क्या मिलते हैं, पॉजिटिव मिलते हैं। और अपन के मार्जिनली स्टेबल के केस में दोनों के दोनों 0 मिलते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये अपना गेन मार्जिन और फेज मार्जिन होता है कंप्लीट। और थैंक यू सो मच।